हेलो फ्रेंड्स, आज मैं CMLR वर्कशॉप झांसी के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी NCR के अंतर्गत जो CMLR वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में यह 18 दिसंबर 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। यह पेपर 25% LGS कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो इसमें टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं डॉक्यूमेंट्स विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसा डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का इंटीग्रल पार्ट्स हो वो यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले आप जान लें कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह सिंपली जो कोई एग्रीमेंट जो होते हैं वह अगर लॉ के माध्यम से अगर इनफोर्सेबल हो तो उसे हम उस प्रकार के एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर वो लॉ के माध्यम से कोई एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल हो तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेनली इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, इसमें GCC यानी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SCC यानी स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकेशन इससे रिलेटेड जो होते हैं। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ रेट्स जो होते हैं, क्वांटिटीज वगैरह को इसमें एज ए इंटीग्रल पार्ट्स के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट के तौर पर इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डेड एट, यानी कोई एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होते हैं वह किसके अंतर्गत यहाँ पर रिकॉर्डेड किए जाते हैं, तो वह मेनली अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट जो होता है इसके अंतर्गत मेनली इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर रिकॉर्डेड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर A अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ क्रीस। क्रीस का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। क्रीस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आते हैं और इसको डेवलप करने का जो मेन पर्पस है कि जितने भी भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो IT सिस्टम हो या सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी यूज में लिए जाते हैं, चाहे वो FMM हो, CMM हो, FYS वगैरह जितने भी सिस्टम जो IT सेक्टर से रिलेटेड है वो क्रीस के माध्यम से ही रन किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर डिपोट्स बाय वर्कशॉप इज डेबिटेड टू, यानी जो मटेरियल है स्टोर डिपोट से यहाँ पर विड्रॉ किया गया है वर्कशॉप के द्वारा, ये जो यहाँ पर डेबिटेड किए जाते हैं वो किस प्रकार के अकाउंट्स के अंतर्गत किए जाते हैं, तो वह मेनली WMS अकाउंट्स होते हैं, यानी वर्कशॉप मैन्युफैक्चर अकाउंट सस्पेंस अकाउंट जो होते हैं WMS, इनके अंतर्गत इनको डेबिट किया जाता है जब मटेरियल्स वर्कशॉप के द्वारा स्टोर डिपोट से यहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट डज इंसेंटिव बोनस एट CLW पैटर्न प्राइमरली एम टू रिवॉर्ड। CLW चितरंजन लोकोमोटिव्स इंसेंटिव पैटर्न्स के अंतर्गत इंसेंटिव प्रोवाइड करने का जो प्राइमरी
पर्पस जो होता है वो क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले जान लें कि जो CLW इंसेंटिव पैटर्न के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं उनको मेनली एक डायरेक्ट वर्कर और एक इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, थर्ड जो होता है इनडायरेक्ट वर्कर होता है। इनडायरेक्ट वर्कर को किसी प्रकार का यहाँ पे इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। डायरेक्ट वर्कर जिसमें टेक्नीशियंस जो कि डायरेक्ट रूप से प्रोडक्शन से इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें EIW इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, इसमें क्रेन ड्राइवर और JE रैंक तक का जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको यहाँ पर EIW वर्कर के अंतर्गत इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें जो इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाते हैं कर्मचारी को, वह मेनली जो किसी काम करने के लिए जो अलाउड टाइम यहाँ पर किसी कर्मचारी को यहाँ पर 100 आवर्स का दिया जाता है। अगर वह उसी काम को करने के लिए केवल 80 आवर्स का यहाँ पर समय लेता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 20 आवर्स का वह यहाँ पर टाइम सेविंग कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर टाइम सेविंग के पर्पस इंडिविजुअल स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर CLW इंसेंटिव वर्क्स यहाँ पर पैटर्न काम करते हैं। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे। इसमें यहाँ पर ये भी यहाँ पर रखा जाता है कि मैक्सिमम कोई कर्मचारी 50% से ज़्यादा यहाँ पर टाइम सेविंग नहीं कर सकता है। यानी जो मैक्सिमम सेलिंग लिमिट जो रखा गया है बोनस का वह मैक्सिमम 50% रखा गया है। तो यहाँ पर जो CLW इंसेंटिव पैटर्न जो होता है वह इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस जो होता है कर्मचारी का इंडिविजुअल बेस्ड, उसके आधार पर इनको दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी जो होता है, जो एक टारगेट सेट किया जाता है कर्मचारी को जो डिपार्टमेंटल के बेसिस पर उनको या तो पूरा करना होता है, उससे एक्सीड करना पड़ता है। इसको देखते हुए यहाँ पर उनको बोनस प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो बोनस प्रोवाइड करवाया जाता है कर्मचारी को वह EIW का जो बोनस यहाँ पर होगा वह 80% ऑफ डायरेक्ट वर्कर होगा। यानी जो भी यहाँ पर इंसेंटिव डायरेक्ट वर्कर के द्वारा प्राप्त किया जाएगा उसका केवल और केवल 80% यहाँ पर EI वर्कर के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द डॉक्यूमेंट विच इज द अथॉरिटी फॉर द शॉप्स टू अंडरटेक मैन्युफैक्चर्स ऑफ कंपोनेंट्स और असेंबलिंग फॉर विच इट इज इशूड इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर जो पूछा गया है वह कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो शॉप्स को कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चर्स या असेंबलिंग के लिए अथॉरिटी देता है जिसके लिए इसे जारी किया जाता है। तो इस प्रकार का जो होता है वह मेनली रूट कार्ड कहलाता है। रूट कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पर शॉप्स के लिए यहाँ पर एक अथॉरिटी के तौर पर काम करता है, जिसके माध्यम से वह कंपोनेंट्स के चाहे मैन्युफैक्चरिंग करना हो या असेंबलिंग करना हो, इसके माध्यम से यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अगर जॉब कार्ड का तो जॉब कार्ड को एक रिकॉर्ड के रूप में डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई कर्मचारी के द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ पर समय उनको निर्धारित किया जाता है और उनके टाइम के अंतर्गत उनको यह काम करने होते हैं। तो यह मेनली जो जॉब कार्ड होते हैं वह जो इंसेंटिव कर्मचारी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं इनका उपयोग यहाँ पर इंसेंटिव के लिए जॉब कार्ड का किया जाता है, जिसमें यहाँ पर अलाउड टाइम रहते हैं और कर्मचारी के द्वारा कितना टाइम टेकन किया गया है उसके बिहाफ पर उनको कर्मचारी को यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर जॉब कार्ड का प्रयोग मेनली इंसेंटिव्स स्कीम के अंतर्गत यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ स्टोर इज क्लासिफाइड एज डेड सरप्लस स्टोर देन। यहाँ पर बोला गया कि अगर स्टोर्स को डेड सरप्लस स्टोर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है तो इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले जान लें कि जो सरप्लस स्टोर्स होते हैं यह तब यहाँ पर होते हैं जब पिछले यानी लास्ट 24 मंथ्स के अंतर्गत किसी भी यूजर्स को यहाँ पर आइटम्स या जारी नहीं किया गया है, तो इस प्रकार के जो स्टोर्स होते हैं वह सरप्लस स्टोर के रूप में जाना जाता है। इसमें दो यहाँ पर होते हैं, एक होता है मूवेबल सरप्लस स्टोर्स और एक होता है डेड सरप्लस स्टोर।
यहाँ पर ध्यान रखिए जो मूवेबल सरप्लस स्टोर्स होते हैं वो पिछले लास्ट 24 मंथ्स में किसी भी यूजर को जारी नहीं किया गया है, लेकिन नेक्स्ट 24 मंथ्स में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इसे जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो स्टोर्स होते हैं उसे मूवेबल सरप्लस स्टोर के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं डेट सरप्लस स्टोर्स में यहाँ पर अगले जो नेक्स्ट 24 मंथ्स है इसमें जारी करने की किसी प्रकार की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको डेट सरप्लस स्टोर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इट इज़ नॉट यूटिलाइज इन पास्ट 24 मंथ्स, यानी पिछले 24 मंथ्स में यूटिलाइज नहीं किया गया है, और इट विल नॉट बी यूटिलाइज इन नेक्स्ट 24 मंथ्स। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो यह एक प्रकार का डेट सरप्लस स्टोर्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रोडक्शन शॉप इन अ वर्कशॉप आर। वर्कशॉप में जो प्रोडक्शन शॉप्स होते हैं वह एक प्रकार का प्रोसेस शॉप्स और जॉब शॉप्स दोनों के तौर पर यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन एडवांस पेमेंट इज मेड टू अ सप्लायर द परचेज इज। जब किसी प्रकार का एडवांस पेमेंट यहाँ पर सप्लायर्स को किया जाता है तो इस प्रकार के जो परचेज होते हैं वह क्या होते हैं, तो वह मेनली जो होता है जब भी हम किसी आइटम को परचेजिंग के लिए सब पहले ही हम यहाँ पर एडवांस पेमेंट अगर सप्लायर्स को कर देते हैं तो इस प्रकार का जो पेमेंट्स परचेजिंग होता है उसे हम डेबिटेड के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर होता है क्रेडिटेड का। क्रेडिटेड में होता है कि आइटम यहाँ पर हमारा सप्लायर के द्वारा रिसीव कर गया है लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में इसको हम क्रेडिटेड के तौर पर जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ MACP। MACP का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है। यहाँ पर हम बात करें करेक्ट उत्तर का, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो MACP जो होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, इनमें मेनली 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस कर्मचारी को दिए जाते हैं। अगर वह कर्मचारी 10 ईयर्स तक सेम ग्रेड में रहते हैं तो उसको 10 ईयर्स के इंटरवल पर इनको यहाँ पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किए जाते हैं, अगले ग्रेड में इनको रखा जाता है। ध्यान रखिए जो MACP का यहाँ पर प्रोवाइड करने का जो मेनली बेंच मार्क रखा गया है वह वेरी गुड का रखा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। और MACP को जो मेनली है यह इंट्रोड्यूस किया गया था 1 सितंबर 2008 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन WMS बजट इशू टू स्टोर्स मिस। WMS यानी वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस बजट के अंतर्गत जो टर्म्स है इशू टू स्टोर्स का जो मतलब होता है कि जब भी मटेरियल्स वर्कशॉप के माध्यम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और डिपोट्स के अंतर्गत स्टॉक किए जाते हैं तो इस प्रकार के जो होते हैं उसको इशू टू स्टोर्स के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मटेरियल मैन्युफैक्चर बाय वर्कशॉप टू बी स्टॉक्ड इन डिपोट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्रेडिट बैलेंस इन परचेज सस्पेंस। परचेज सस्पेंस के अंतर्गत जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, तो परचेज सस्पेंस के अंतर्गत जो 2 प्रकार के बैलेंस होते हैं मेनली क्रेडिट बैलेंस और एक होता है डेबिट बैलेंस। यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे। एक होता है क्रेडिट के अंतर्गत यहाँ यह होता है कि यहाँ पर मटेरियल यहाँ पर रिसीव्ड हो गए हैं लेकिन यहाँ पर पेमेंट जो है वह नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें डेबिट
बैलेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर पेमेंट जो है सप्लायर को पहले ही कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आइटम जो मटेरियल है वह यहाँ पर अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो दो यहाँ पर बैलेंस होते हैं परचेज सस्पेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो पूछा गया है क्रेडिट बैलेंस के बारे में, जो कि परचेज सस्पेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मेनली ये है कि मटेरियल तो यहाँ पर रिसीव हो गए हैं, बट बिल्स जो है सप्लायर्स को पे नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मटेरियल रिसीव्ड बट बिल नॉट पेड, यहाँ पर बिल पेड बट मटेरियल नॉट रिसीव्ड, तो ये जो होगा वो डेबिट बैलेंस के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं प्लान हेड 4200 डिनोट्स। जो प्लान हेड 42 है वो क्या डिनोट करते हैं वह यहाँ पर पूछा गया है। तो प्लान हेड की अगर बात करें तो प्लान हेड 4200 जो है वो मेनली वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स के अंतर्गत जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है 4200 प्लान हेड के अंतर्गत। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें एमएनपी जो है वह प्लान हेड 41 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा न्यू लाइन जो होते हैं वो प्लान हेड 11 के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो अक्सर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं आरएसपी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, जो कि प्लान हेड 21 के अंतर्गत आता है, जो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्टाफ वेलफेयर या मेनली प्लान हेड 51 के अंतर्गत आता है। प्लान हेड 53 पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ को शामिल किया जाता है। प्लान हेड 16 ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग वर्क्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें प्लान हेड 31 जिसके अंतर्गत ट्रैक रिन्यूअल्स, प्लान हेड 65 ट्रेनिंग और एचआरडी को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें प्लान हेड 71 जिसमें स्टोर सस्पेंस को यहाँ पर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं प्राइस वेरिएशन क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू। प्राइस वेरिएशन क्लॉज अप्लीकेबल नहीं होते हैं किसके ऊपर? प्राइस वेरिएशन क्लॉज यानी पीवीसी कंट्रैक्ट के अंतर्गत पीवीसी एक ऐसा प्रोविजन है जो मटेरियल कॉस्ट हो या लेबर कॉस्ट भेजेज हो या इक्विपमेंट कॉस्ट हो, ओवरहेड चार्ज हो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में किसी प्रकार के फ्लक्चुएशन के कारण जो चेंजेज होते हैं इनमें एडजस्टमेंट करने का जो अनुमति जो प्रदान करता है वह मेनली पीवीसी प्राइस वेरिएशन क्लॉज के माध्यम से ही इसमें प्रोविजन किया गया है। यह मेनली किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है वह यहाँ पर पूछा गया प्रश्न के अंतर्गत। तो यह मेनली जो भी कोई वर्क्स जो है वह जिसका कॉस्ट लेस देन 5 करोड़ से कम हो तो उस केस में यह एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होता है। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट जोनल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर है तो उसमें भी यहाँ पर पीवीसी प्राइस वेरिएशन क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई सर्विस टेंडर्स 18 महीने से कम पीरियड के लिए है तो उस केस में भी यहाँ पर प्राइस वेरिएशन क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइड करने हेतु जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वह यहाँ पर कौन होता है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी कोई अथॉरिटी कंपोनेंट यहाँ पर बात किया गया है जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो टाइम फ्रेम रखा जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का, इनका टाइम एक्सटेंड करने का जो ग्रांट यहाँ पर जो अथॉरिटी को जो दिए जाते हैं वह मेनली साइनिंग अथॉरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन MSOP इफ देयर इज नो मेंशन रिगार्डिंग फाइनेंस कंकरेंस। अगर MSOP यानी मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर जो 2018 के अंतर्गत लाया गया था, इसमें बोला गया कि अगर किसी प्रकार का यहाँ पर फाइनल कंकरेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर नहीं बोला गया है
तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? तो यहाँ पर आप जान लें कि जब भी MSOP के अंतर्गत किसी भी प्रकार का फाइनेंस कंकरेंस की यहाँ पर रिगार्डिंग कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो यह मानकर चले कि यहाँ पर फाइनेंस कंकरेंस को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जहाँ कहीं भी यहाँ पर फाइनेंस कंकरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वहाँ पर स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है कि कहाँ पर हमें फाइनेंस कंकरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर, तो उसके अंतर्गत आप प्रीज्यूम्ड यानी यह मान के चलना है कि आपको यहाँ पर फाइनेंस कंकरेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो सही करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फाइनेंस कंकरेंस इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। MSOP के अंतर्गत मेनली अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें पार्ट ए के अंतर्गत वर्क्स मैटर्स, पार्ट बी के अंतर्गत मेडिकल मैटर्स, इसके अलावा पार्ट सी के अंतर्गत मिसलेनियस, पार्ट डी के अंतर्गत स्टोर मैटर्स, पार्ट ई के अंतर्गत कमर्शियल मैटर्स, पार्ट एफ के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्ट जी के अंतर्गत सिक्योरिटी मैटर्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा MSOP को लाने का जो मेन पर्पस है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स के अंतर्गत जो डेलीगेशन दिए जाते हैं सैंक्शनिंग का जोनल स्तर और प्रोडक्शन यूनिट्स या अदर डिवीजन लेवल्स पर, इसमें इन्फॉर्मेटिव जो डेलीगेशंस जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हैं उनमें समानता लाया जाए, इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर MSOP लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स इलेक्शन इन इज रिलेटेड विथ रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे कंडक्ट रूल, रेलवे आचरण नियम 1966 के किस रूल के अंतर्गत यहाँ पर पॉलिटिक्स और इलेक्शन में भाग लेने से यहाँ पर संबंधित यहाँ पर रूल बताए गए हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत यहाँ पर जो पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में भाग लेने के लिए जो रिलेटेड संबंधित जो रूल बताए गए हैं वह मेनली रूल नंबर 5 के अंतर्गत बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रूल 6 के अंतर्गत एसोसिएशन और यूनियंस रेलवे सर्वेंट के द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं, तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं। इसके अलावा रूल 7 के अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन जो होते हैं उसको यहाँ पर संबंधित यहाँ पर रूल बताए गए हैं। इसके अलावा रूल 4 की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव और रेलवे एम्प्लॉयज, जो ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं इनके नियर रिलेटिव्स या एम्प्लॉयज से संबंधित यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में या अंडरटेकिंग्स में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने से संबंधित यहाँ पर रूल बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, गवर्नमेंट मीन्स डैश इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो आचरण नियम है इसमें गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है? तो गवर्नमेंट का अर्थ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर रखे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन डिफाइंड इन डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल यानी रेलवे आचरण नियम 1966 के अंतर्गत किस रूल के अंतर्गत वर्किंग वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है, प्रोहिबिशन से रिलेटेड? तो वह मेनली जो बताया गया है वह रूल 3C के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है, रूल 3C के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूल 3A के अंतर्गत प्रॉम्प्टनेस ऑन कॉर्टसी के बारे में बताया गया है, तत्परता और शिष्टाचार के बारे में। रूल 3B के बारे में बताया गया है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियों का पालन रूल 3B के अंतर्गत बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टसी ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डैश एक्सप्लेन इन डैश रूल्स, यहाँ पर सिंपली प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टसी तत्परता और शिष्टाचार रूल 3A ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियों का पालन मेनली रूल 3B के अंतर्गत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जितने भी रूल्स बताए गए हैं वो कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत यह बताए गए, तो आप इसको याद रखें।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन। रेलवे सेवा आचरण नियम जो है वो कब लागू हुआ था, इफेक्टिव में हुआ था? तो यह मिलनी है वो 1966 में 1966 में आया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स अप्लाई टू डैश स्टाफ। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो है, चाहे वह गैजेटेड ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स हो या नॉन गैजेटेड सी एवं डी के एम्प्लॉयज हो, दोनों पर यह एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 3(1) हैज डैश सब रूल। यहाँ पर बोला गया कि जो रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के रूल 3(1) में कितने सब रूल है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले यह जान लें कि जो रेलवे सेवा आचरण नियम जो है इनमें 3(1) के अंतर्गत यह बताया गया है कि एवरी रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम्स, प्रत्येक रेल कर्मचारी हर समय, जिसमें 3 सब रूल है। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3(1) के फर्स्ट सब रूल जो है इसमें बताया गया है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, प्रत्येक रेल कर्मचारी हर समय पूर्ण निष्ठा बनाए रखेंगे। 1 के 2 के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति समर्पण बनाए रखना है। या रूल 3(1) के 2 सब रूल जो 2 है उसके अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा सब रूल 3 की अगर बात करें, इसमें बोला गया है डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ रेलवे सर्वेंट, रेलवे कर्मचारी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उसके लिए अनुचित होगा। यह तीनों रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें। फर्स्ट में बताया गया मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, सेकेंड में बताया गया मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, थर्ड में बताया गया डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ रेलवे सर्वेंट। तो यहाँ पर 3 सब रूल्स है 3(1) के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, रूल डैश इज रिलेटेड विथ इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इनडेप्टनेस ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस रूल के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल इनडेप्टनेस, दिवालियापन और आदतन ऋणग्रस्तता से संबंधित रूल बताए गए हैं? तो यह मेनली जो है वह रूल 17 के अंतर्गत यह बताया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें अदर ऑप्शंस का, तो रूल 14 के अंतर्गत 14 के अंतर्गत बताया गया है पब्लिक डेमोस्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट, रेलवे सर्वेंट के सम्मान में पब्लिक डेमोस्ट्रेशंस जो करते हैं उससे संबंधित रूल 14 के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा रूल 16 जो है इसमें इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड संबंधित रूल बताए गए हैं। इसके अलावा रूल 19 के अंतर्गत विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट, रेलवे कर्मचारी के कृत्यों और चरित्र के औचित्य सिद्ध करना यहाँ पर संबंधित रूल 19 के अंतर्गत यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फैक्ट्री एक्ट इज कमेंस्ड फ्रॉम, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है यहाँ पर 1948 के अंतर्गत लाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह जो शुरुआत हुआ था 1948 में, और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव कब से हुआ था, तो यह 1 अप्रैल 1949 1 अप्रैल से यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 इफेक्ट में आया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन अ फैक्ट्री वेयर मोर देन डैश वर्कर आर ऑर्डिनली एम्प्लॉयड अ कैंटीन फॉर द यूज ऑफ वर्कर सेल बी प्रोवाइडेड, अगर फैक्ट्री के अंतर्गत कितने से ज़्यादा वर्कर यहाँ पर काम करेंगे समानांतर, तो उस केस में यहाँ पर कैंटीन की जो सुविधा है वर्कर के लिए वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो जब भी यहाँ पर फैक्ट्री के अंतर्गत 250 से ज़्यादा अगर वर्कर अगर कार्यरत है तो उस केस में यहाँ पर वेलफेयर प्रोविजन जो चैप्टर 5 है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत, इसमें सेक्शन 46, ध्यान रखिए सेक्शन 46 फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत जो सेक्शन 46 है, इसमें यहाँ पर कैंटीन से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन बताया गया है, जिसमें मोर देन 250 वर्कर अगर फैक्ट्री के अंतर्गत एम्प्लॉयड है तो उस केस में कैंटीन की सुविधा यहाँ पर वर्कर के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन अंडर फैक्ट्री एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेलफेयर प्रोविजन के अंतर्गत नहीं आता है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ध्यान रखिए जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है इसमें चैप्टर 5 जो है मेनली चैप्टर 5 इसके अंतर्गत वेलफेयर प्रोविजन को शामिल किया गया है, जिसमें टोटल जो सेक्शंस आते हैं वह 42 से लेकर 50 तक यहाँ पर सेक्शन को शामिल किया गया है वेलफेयर प्रोविजन के अंतर्गत चैप्टर 5 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें जो शामिल किया गया वेलफेयर प्रोविजन के अंतर्गत वह कैंटीन है। कैंटीन को 46 सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है। क्रेचेज यानी जो शिशु गृह होते हैं इनको 48 सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है। 45 सेक्शन की अगर बात करें इसमें फर्स्ट एड के रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कैंटीन यहाँ पर 46 सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट एड की अगर बात करें तो यहाँ पर 45 सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्रेचेज यानी शिशु गृह की अगर बात करें तो 46 यहाँ पर 48 यहाँ पर आते हैं सेक्शन के अंतर्गत। ये सारे वेलफेयर प्रोविजन जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर वहीं बात करें हम ड्रिंकिंग वाटर का तो यह मेनली जो है वह चैप्टर 3 के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर हेल्थ प्रोविजंस के अंतर्गत रखा गया है और यह आता है मेनली सेक्शन 18 के अंतर्गत आता है, जो कि हेल्थ प्रोविजन के अंतर्गत आता है, ना कि वेलफेयर प्रोविजन के अंतर्गत। यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि यहाँ पर कौन सा वेलफेयर प्रोविजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच ईयर ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी वाज फॉर्म्ड। जेसीएम यहाँ पर कब फॉर्म किया गया था ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली उस समय के जो तत्कालीन जो कैबिनेट मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा उनके द्वारा 28 अक्टूबर 1966 को जेसीएम का फॉर्मेशन किया गया था। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत अलग अलग समय अंतराल पर यहाँ पर 3 लेवल पर मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं, डिपार्टमेंटल हो, नेशनल हो और यहाँ पर रीजनल स्तर पर यहाँ पर इसके मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन अ फैक्ट्री वेयर मोर देन डैश वर्कर आर ऑर्डिनली एम्प्लॉयड अ एम्बुलेंस रूम कंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट इन चार्ज ऑफ मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ शैल बी प्रोवाइडेड। जब भी फैक्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर मोर देन 500 वर्कर, ध्यान रखें मोर देन 500 वर्कर अगर कार्यरत है तो इस केस में मेडिकल या नर्सिंग स्टाफ के इंचार्ज में प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट के साथ एम्बुलेंस का यहाँ पर प्रोविजन होंगे, यह बताया गया यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं इन फैक्ट्री बियर मोर देन डैश वर्कर्स वुमेन वर्कर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड अ सुटेबल रूम और रूम्स
फॉर द यूज ऑफ देयर चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर्स ओल्ड शैल बी प्रोवाइडेड। यहाँ पर बोला गया है कि जब फैक्ट्री के अंतर्गत कितने से ज़्यादा वोमेन वर्कर, ध्यान रखिए वोमेन वर्कर अगर कार्यरत है तो उस केस में यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के यहाँ पर बच्चे की देखभाल के लिए यहाँ पर सुटेबल रूम्स का प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 30 से ज़्यादा अगर वोमेन वर्कर फैक्ट्री के अंतर्गत अगर कार्यरत है तो उस केस में यहाँ पर बिलो 6 ईयर्स से ज़्यादा कम के यहाँ पर चिल्ड्रेन की देखभाल के लिए यहाँ पर सुटेबल रूम का प्रावधान यहाँ पर होनी चाहिए। यह मेनली जो है वह क्रीचेज सेक्शन 48 जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, जिसमें क्रेचेज से रिलेटेड जो है शिशु गृह से रिलेटेड यहाँ पर रिलेटेड बताया गया प्रोविजन। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एवरी फैक्ट्री वेयर डैश वर्कर आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड द ऑक्युपायर सेल एम्प्लॉय द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स। यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक फैक्ट्री में अगर कितने से ज़्यादा यहाँ पर वर्कर अगर एम्प्लॉयड है सामान्यतः, तो उस केस में यहाँ पर वेलफेयर प्रिस्क्राइब नंबर्स में यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर्स को यहाँ पर एम्प्लॉयड किए जाएंगे, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ हम बात करें अगर वेलफेयर ऑफिसर्स की, जब यहाँ पर मोर देन 500 अगर वर्कर अगर एम्प्लॉयड हो फैक्ट्री के अंतर्गत, तो उस केस में यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर्स प्रिस्क्राइब नंबर्स में एम्प्लॉयड किए जाएंगे। और इसके लिए जो प्रोविजन किया गया है वेलफेयर ऑफिसर्स का, वह सेक्शन 49 के 1 के अंतर्गत यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड रूल बताए गए हैं, और यह रूल फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच सेक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कवर्स डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉसेज। यानी पेमेंट और वेजेज एक्ट के कौन से सेक्शन के माध्यम से यहाँ पर डैमेज और लॉस के लिए यहाँ पर डिडक्शन को कवर किया जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पेमेंट और वेजेज एक्ट जो है 1936 के अंतर्गत यह लाया गया था। इसमें पूछा गया कि जो डैमेज और लॉस के लिए जो डिडक्शन कवर किए जाते हैं कौन से सेक्शन के अंतर्गत किए जाते हैं, तो वह मेनली सेक्शन 10 के अंतर्गत डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉसेस के लिए यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 9 के अंतर्गत अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी के लिए यहाँ पर डिडक्शन किए जाते हैं। सेक्शन 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर वेजेज से यहाँ पर डिडक्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 12 की अगर बात करें 12 की, तो इसमें रिकवरी फ्रॉम एडवांस पेमेंट, जो एडवांस में जो पेमेंट किया जा चुका है उसका रिकवरी सेक्शन 12 के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इफ अ वर्कर वर्क्स कंटिन्यूअस फॉर डैश डेज ही शैल बी इंटाइटल्ड फॉर 1 डेज रेस्ट। अगर कोई कर्मचारी कितने दिन लगातार काम करता है तो वह 1 डेज रेस्ट के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। तो कर्मचारी अगर 6 डेज तक कंटिन्यूअस काम करता है तो उस केस में वह 1 डेज रेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत बताया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ डैश ईयर्स शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत जो चाइल्ड के रूप में कंसीडर किया गया है वह नॉट कंप्लीटेड 15th ईयर ऑफ एज। अगर कोई चिल्ड्रेन 15 ईयर्स यानी 15 वर्ष तक का एज कंप्लीट नहीं किया गया है, वहाँ तक फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत उसे चाइल्ड के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और इस एक्ट के अनुसार चिल्ड्रेन को यहाँ पर एम्प्लॉयड नहीं किए जा सकते हैं, तो इसमें सिंपली 15 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
नॉर्मली डैश ऑफिसर इज नॉमिनेटेड अ पे मास्टर इन द डिवीजन। डिवीजन के अंतर्गत पे मास्टर्स के रूप में नॉमिनेटेड किए जाने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो पर्सनल ऑफिसर्स सिंपली होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन द कंटेस्ट ऑफ द पेमेंट वेजेज एक्ट 1936 बीच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ वेजेज। पेमेंट और वेजेज एक्ट 1936 के संदर्भ में यहां पर बोला गया कि जो वेजेज कंस्टिट्यूट्स करते हैं, बनाते हैं, वो इसमें से कौन से यहां पर होंगे वो यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर सैलरी पेड फॉर ओवर टाइम वर्क यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा बोनस पेड फॉर डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर्स के विवेक पर दिया गया यहाँ पर जो बोनस होगा डिस्क्रिशंस ऑफ द एम्प्लॉयर, तो ये भी यहाँ पर वेजेज को यहाँ पर बनाता है। थर्ड यहाँ पर है कमीशन पेड फॉर सेल्स, सेल्स के लिए जो कमीशन प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी यहाँ पर वेज को बनाता है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेज पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज। वेजेज के पेमेंट के लिए जो मैक्सिमम वेज पीरियड रखा गया वो कितना है वो यहां पर पूछा गया है। तो वेज पीरियड जो दिए जाते हैं, मैक्सिमम वेज पीरियड होते हैं वो मेनली 30 डेज यानी 1 मंथ का यहां पर रखा जाता है मैक्सिमम के तौर पर। तो यहां पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, वेजेज शैल बी पेड विद इन डैश डेज ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड इन एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर मोर देन 1000 आर एम्प्लॉयड। अगर कोई फैक्ट्री के अंतर्गत यहां पर 1000 से ज़्यादा कर्मचारी यहां पर कार्यरत है, तो इसमें जो वेज पीरियड के जो लास्ट डेज से कितने दिन के अंदर यहां पर वेज यहाँ पर प्रोवाइड पेड कर दिए जाएंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें कुछ कंडीशन रखे गए हैं कि अगर लेस देन 1000 से कम अगर वहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं कर्मचारी, तो उस केस में यहाँ पर जो वेज पीरियड का लास्ट डे से 7 डेज के अंतर्गत यहाँ पर उसे वेज प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मोर देन 1000 कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं तो इसके लिए जो टाइम फ्रेम रखा गया है लास्ट डेज ऑफ वेज पीरियड से 10 डेज के अंतर्गत यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया है तो टर्मिनेट करने के 2 डेज के अंतर्गत, ध्यान रखिए विद इन 2 डेज के अंतर्गत यहाँ पर उन्हें वेजेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर मेनली रखे गए हैं लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड के अंतर्गत वहाँ पर जो टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था मोर देन 1000 एम्प्लॉयड के केस में 10 डेज के अंतर्गत यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वह यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, लॉस ऑफ थंब इज डैश % ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते समय किसी अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण किसी दुर्घटना का यहाँ पर शिकार हो जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट या टेम्प्रोरी पार्शियल या टोटल होती हैं। तो उसके बिहार पर उन्हें कंपनसेशन ECA, ध्यान रखिए ECA एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि अगर कोई कर्मचारी अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते समय अगर कोई थंब को लॉस करते हैं तो इनके जो अर्निंग कैपेसिटी का लॉस परसेंटेज जो होगा वो कितना प्रोवाइड करवाया जाएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर थंब का लॉस होगा तो यहाँ पर मेनली 30% ऑफ अर्निंग कैपेसिटी यहाँ पर लॉस करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लॉस ऑफ 2 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड। एक हैंड के 2 फिंगर्स अगर वह लॉस करते हैं तो
तो उस केस में यहाँ पर 20% ऑफ अर्निंग कैपेसिटी को वह लॉस करेंगे। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे जो बताए जा रहे हैं वो ECA एक्ट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत डिटेल में बताया गया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है लॉस ऑफ पार्शियल विजन ऑफ वन आई। एक आई के पार्शियल विजन्स का लॉस होने का जो अर्निंग कैपेसिटी का लॉस परसेंटेज जो होता है वह मेनली 10% होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है शेड्यूल 4 ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इज कंसर्न टू, यानी यहां पर बोला गया है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो है इनके शेड्यूल 4 किससे संबंधित है, यहां पर वो यहां पर पूछा गया है। तो यह मेनली रिलेवेंट फैक्टर से संबंधित है। रिलेवेंट फैक्टर यानी जिसमें ध्यान रखिए जब भी कोई कर्मचारी का हायर एज होगा तो उस केस में कंपनसेशन जो होंगे वो लोअर होंगे, यानी हायर द एज लोअर द कंपनसेशन। इस प्रकार का यहाँ पर फैक्टर को इंक्लूड इसमें किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी शेड्यूल 4 ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो है वह मेनली एज फैक्टर से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर बात करें जो शेड्यूल 2 की अगर बात करें तो यह मेनली लिस्ट ऑफ पर्सन इंगेज इन डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी डिफरेंट काम में शामिल इंगेज होने वाले जो पर्सन हैं इनके लिस्ट के बारे में शेड्यूल 2 के अंतर्गत बताया गया है। वहीं अगर बात करें शेड्यूल 3 का तो इसमें लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, जितने भी ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं इनको लिस्ट शेड्यूल 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं शेड्यूल 4 के अंतर्गत रिलेवेंट फैक्टर है जिसके माध्यम से यहाँ पर कंपनसेशन के लिए जो प्रक्रिया होती है तो इसमें एज फैक्टर को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है लॉस ऑफ बोथ हैंड्स एंड एम्पुटेशन एट हायर साइट्स। अगर कोई कर्मचारी बोथ हैंड से यहां पर लॉस होता है, साथ ही साथ एम्पुटेशन है हायर साइड से, तो इसका जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होगा वो कितना होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह इस केस में यहाँ पर जो अर्निंग कैपेसिटी का लॉस परसेंटेज होगा एज पर ECA एक्ट 1923 वो 100% यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं लॉस ऑफ हैंड ऑन ऑफ फुट। हैंड का लॉस और एक फुट का यहां पर लॉसेज जो अर्निंग कैपेसिटी का लॉस परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो इस केस में भी यहां पर लॉस परसेंटेज जो होगा वो 100% होगा। तो यहां पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। जो ECA एक्ट जो है वो कब से प्रभाव में आया था, तो ECA एक्ट 1923 या मेनली 1 जुलाई 1924 से यहां पर प्रभाव में आया था। तो यहां पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं डैश इज द कन्वेनर ऑफ PNM एट हेडक्वार्टर लेवल। हेडक्वार्टर लेवल पर PNM का कन्वेनर कौन है वह यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो PNM है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी है। इनको यहां पर फॉर्म किया गया था VV गिरी के माध्यम से यहां पर द्वारा फॉर्म किए गए थे और इनका फॉर्मेशन जो किया गया था वह 1952 के अंतर्गत इनका फॉर्मेशन किया गया था। इनका बनाने का जो मेन पर्पस था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज के अंतर्गत कोरिलेशन बनाया जा सके। इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर PNM का फॉर्मेशन किए गए थे। इनमें मीटिंग का जो लेवल्स होते हैं वह 3 लेवल पर इनके मीटिंग कराए जाते हैं। पहला लेवल होता है रेलवे बोर्ड, सेकेंड होता है जोनल लेवल, थर्ड होता है डिवीजन लेवल्स। डिवीजन लेवल की अगर बात करें तो इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी चेयरमैन जो होते हैं वह DRM होते हैं और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं वह सीनियर DPO होते हैं। वहीं बात करें जोनल यानी हेडक्वार्टर लेवल पर जनरल मैनेजर चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट होते हैं और सेक्रेटरी की अगर बात करें तो प्रिंसिपल
चीफ पर्सनल ऑफिसर यानी पीसीपीओ यहाँ पर सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत होते हैं। वही यहाँ पर पूछा गया कि जो हेडक्वार्टर लेवल पर यहाँ पर कन्वीनर जो होंगे, संयोजक यानी सेक्रेटरी जो होंगे, वो यहाँ पर पीसीपीओ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए, डैश इज द कन्वीनर ऑफ पीएनएम एट डिवीजन लेवल। डिवीजन लेवल पर कन्वीनर जो होंगे पीएनएम का, वह मेनली सीनियर डीपीओ डिविजनल पर्सनल ऑफिसर यहाँ पर होंगे। यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, इन डिवीजन लेवल द पीएनएम इज हेल्ड वंस इन। अलग अलग लेवल पर मीटिंग कराए जाते हैं पीएनएम्स का। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि डिवीजन लेवल पर जो पीएनएम का मीटिंग का अंतराल है वह 2 महीने में एक बार किए जाते हैं, वंस इन 2 मंथ्स। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जोनल लेवल पर पीएनएम का मीटिंग का जो इंटरवल होगा वह वंस इन 3 मंथ्स 3 महीने में एक बार किया जाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड लेवल पर पीएनएम का मीटिंग का इंटरवल जो किए जाएंगे वह यहाँ पर भी वंस इन 3 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पर भी जो करेक्ट उत्तर होगा वह 3 मंथ्स यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, डैश इज द चेयरमैन ऑफ पीएनएम एट हेडक्वार्टर लेवल। हेडक्वार्टर लेवल पर पीएनएम का चेयरमैन पूछा गया है, तो इसमें सिंपली जनरल मैनेजर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह चेयरमैन पूछे गए डिवीजन लेवल पर पीएनएम का परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी का, तो यहाँ पर डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर यहाँ पर मेजर पेनाल्टी चार्जशीट को जारी करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, वह यहाँ पर पूछा गया है। तो मेजर पेनाल्टी के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें SF 11 का, तो इसमें माइनर पेनाल्टी के लिए यहाँ पर चार्जशीट जारी किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें SF 6 का, तो इसमें मेनली कर्मचारी के द्वारा अगर कोई परमिशन जो कि डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्ट करने के लिए होते हैं, इनको रिफ्यूजिंग करने के लिए जब करते हैं, तो इस केस में उनको स्टैंडर्ड फॉर्म 6 इशू किए जाते हैं। ये जितने भी है वो डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स 1968 के अंतर्गत ये सारे SF स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया गया है। और यह मेनली जो इफेक्ट में आया था वो आया था 1 अक्टूबर 1968 को यह प्रभाव में आया था। इसके अंतर्गत कई रूल बताए गए हैं, जिसमें अगर बात करें हम रूल 5 की, तो रूल 5 के अंतर्गत मेनली सस्पेंशन के बारे में बताया गया है। रूल 6 के अंतर्गत पेनाल्टीज के बारे में बताया गया है। रूल 9 के अंतर्गत मेजर पेनाल्टी को इम्पोज करने के जो प्रोसीजर है उनको बताया गया है, जबकि रूल 11 के अंतर्गत माइनर पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा रूल 7 के अंतर्गत डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, रूल 19 के अंतर्गत एपलेट अथॉरिटी, रूल 25 के अंतर्गत रिवीजन और रूल 25A के अंतर्गत रिव्यू के बारे में बताया गया है। जो रूल 6 है, रूल 6 में जो पेनाल्टी जाते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स जितने भी होते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 हो जिसके अंतर्गत सस्पेंशन को शामिल किया गया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 जो है जिसमें डिम्ड सस्पेंशन किए जाते कर्मचारी को जब भी पुलिस कस्टडी में 48 आवर से ज़्यादा कोई कर्मचारी रहता है, तो शुरुआती पीरियड जब से उसको हिरासत में लिया गया है तो उस समय से उनको सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार के सस्पेंशन डिम्ड सस्पेंशन कराते हैं, और इस केस में कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 जारी किए जाते हैं। SF 3 की अगर बात करें तो सब्सिडेंट अलाउंस निर्वाह भत्ता सस्पेंडेड कर्मचारी को जारी किए जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जो है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, निलंबन से बहाली होते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म 7 जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, और स्टैंडर्ड फॉर्म 8 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर शामिल है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म 10 जो है इसमें
डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए जो कॉमन प्रोसीडिंग्स होते हैं, इनका ऑर्डर मेनली जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 10 के माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो ये जितने भी आपको बताया जा रहा है इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन। सस्पेंशन का जो रिव्यू होता है केस का, वह मेनली आफ्टर 3 मंथ्स के बाद यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें, सस्पेंशन का जो मैक्सिमम पीरियड रखा जाता है वह 180 डेज से ज़्यादा एक बार में एक्सीड नहीं किए जा सकते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, D&A रूल्स विल नॉट अप्लाई टू। D&A एंड डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स 1968 किस पर अप्लाई नहीं होंगे, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो रूल 3 जो है डिसिप्लिनरी एवं अपील रूल्स का, रूल 3 इसके अंदर मेनली अप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है कि किस पर यह रूल अप्लाई होगा नहीं होगा, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है जितने भी रेलवे सर्वेंट हैं सारे पर अप्लाई होंगे, केवल वैसे कर्मचारी जो ऑल इंडिया सर्विस के किसी भी का यहाँ पर मेंबर होंगे। इसके अलावा आरपीएफ स्टाफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्टाफ जो होंगे उस पर भी यह रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा कैजुअल अपॉइंटमेंट वाले जो कोई पर्सन होंगे तो उस पर भी यह रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी अप्रेंटिसशिप वाले जो कैंडिडेट होते हैं उस पर भी यहाँ पर डिसिप्लिनरी एवं अपील रूल्स अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा कोई कर्मचारी को अगर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करवाया गया है तो उस कर्मचारी के ऊपर भी यहाँ पर D&AR रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ये जितने भी आपको बताए जा रहे हैं इन पर आपको D&AR रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन यहाँ पर परमानेंट पर अप्लाई होते हैं, गेजेटेड एम्प्लॉय पर भी, नॉन गेजेटेड पर भी। केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है अप्रेंटिस, जिस पर यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, Which of the standard form is required to be issued for issuing the order of suspension? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। SF2 डीम सस्पेंशन, SF3 सब्सिडेंट अलाउंस निर्वाह भत्ता जो कि सस्पेंडेड कर्मचारी को जारी किया जाता है। SF4 जो है वह मेनली रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, निलंबन से बहाली के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ माइनर पेनाल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत यहाँ पर माइनर पेनाल्टी चार्जशीट जो जारी किया जाता है वह मेनली SF11 के माध्यम से जारी किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉमन प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो एक्शन लेने के लिए जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं वह SF10 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए है, जबकि SF9 को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, सैलून अटेंडेंट आर क्लासिफाइड एज डैश अंडर HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स के अंतर्गत सैलून अटेंडेंट को किस कैटेगरी में यहां पर क्लासिफाई किया गया है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान रखिए जो HOER है इसमें मेनली 4 कैटेगरी में कर्मचारी को कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है वह कंटिन्यूअस में शामिल किया जाता है जब भी कोई नए कर्मचारी आते हैं। इसके बाद उनको इंटेंसिव, थर्ड जो है इसेंशियली इंटरमीडिएट और फोर्थ यहाँ पर एक्सक्लूडेड कैटेगरी में यहाँ पर शामिल किया जाता है। मेनली 4 प्रकार के यहाँ पर कैटेगरी होते हैं HOER के अंतर्गत कर्मचारी को क्लासिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है कि सैलून अटेंडेंट को यहाँ पर किस प्रकार के कैटेगरी के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है, तो मेनली जो इसेंशियली इंटरमीडिएट के जो कैटेगरी होते हैं जिसमें बैटिंग रूम बियर्स, बंगलो पियोन्स, सैलून अटेंडेंट, गेटमैन, केयर टेकर, सफाई वाला, ये सारे जो होते हैं वो इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंतर्गत क्लासिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी एनेक्चर्स आर अटैच्ड विथ मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम। मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम के साथ
कितने नंबर्स में यहाँ पर एनेक्जर्स अटैच किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। जब भी कोई कर्मचारी को यहाँ पर मेजर पेनाल्टी चार्जशीट इशू करना रहता है तो इसके लिए जो प्रक्रिया है रूल 9 के अंतर्गत यह प्रक्रिया जो है D&AR रूल के अंतर्गत रूल नंबर 9 में मेनली मेजर पेनाल्टी को इम्पोज करने का प्रोसीजर बताए गए हैं। इसमें मेनली जो है मेजर पेनाल्टी चार्जशीट के अंतर्गत मेनली 4 एनेक्जर्स मेमोरेंडम को यहाँ पर अटैच्ड किए जाते हैं, जिसमें ध्यान रखें एनेक्जर 1 के अंतर्गत मेनली जो होता है वह आचरण नियमों के उल्लंघन के बारे में उल्लेख किया जाता है, जबकि एनेक्जर 2 के अंतर्गत जो इंसिडेंट होते हैं इनका डिटेल इसमें मेंशन होता है। जबकि एनेक्जर 3 की अगर बात करें तो इसमें जितने भी रिकॉर्ड होते हैं इनकी सूची को इन्वॉल्व किया जाता है, जबकि एनेक्जर 4 के अंतर्गत जितने भी गवाह होते हैं इंसिडेंट्स के समय उनको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है एनेक्जर 4 के अंतर्गत। ये 4 एनेक्जर को यहाँ पर मेजर पेनाल्टी मेमोरेंडम के तौर पर यहाँ पर अटैच किए जाते हैं और इनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा कर्मचारी को दिए जाते हैं और कर्मचारी से 10 दिनों के अंतर्गत यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है। ध्यान रखिए 10 दिनों के अंतर्गत ही इनको कर्मचारी को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इस प्रकार के यहाँ पर जब भी मेमोरेंडम एनेक्जर के माध्यम से यहाँ पर दिए जाते हैं कर्मचारी को। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था कितने नंबर्स में एनेक्जर को यहाँ पर अटैच किए जाते हैं, तो मेनली यहाँ पर 4 यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास स्कॉलर इज इशूड टू रेलवे एम्प्लॉयज। रेलवे एम्प्लॉयज के यहाँ केस में यहाँ पर स्कूल पास जो जारी किए जाते हैं वह कितने जारी किए जाते हैं, तो रेलवे कर्मचारी के जो चिल्ड्रंस होते हैं इनके लिए यहाँ पर 3 सेट्स पर ईयर यहाँ पर स्कूल पास के तौर पर यहाँ पर जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स आर मेंशन इन विच ऑफ दीज। जो रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 है वो किसके अंतर्गत मेंशन किया गया है, तो वह मेनली इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के अंतर्गत यहां पर मेंशन किया गया है। तो यहां पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज। पास होल्डर का जो अटेंडेंट होता है वह फुल टाइम पेड सर्वेंट होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है पास टू विड्रॉअल ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज वाज इंप्लीमेंटेड विथ इफेक्ट ऑफ। यहां पर बोला गया है कि रेलवे कर्मचारी के विड्रॉअल के केस में यहाँ पर जो पास जारी किए जाते हैं वो कब से इंप्लीमेंट प्रभाव में आया था, तो वह मेनली 12 मार्च 1987 से यहाँ पर यह प्रभाव में आया था। विड्रॉअल पास के लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट हुए थे। तो यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है मैक्सिमम रिजर्वेशन बर्थ गिवन टू रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी। कोई रेलवे ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी है तो उस केस में उनको जो मैक्सिमम नंबर्स में जो बर्थ प्रोवाइड करवाया जाएगा वो कितना करवाया जाएगा वो यहां पर पूछा गया है। तो जो रेलवे ऑफिसर को जो ऑन ड्यूटी बर्थ प्रोवाइड करवाया जाता है उनके लेवल्स जो होते हैं ऑफिसर्स के उनके बिहाफ पर उनको जारी किए जाते हैं। अगर चूंकि आप जानते हैं कि 7 CPC के अंतर्गत टोटल 18 लेवल है, लेकिन रेलवे के अंतर्गत जो मैक्सिमम लेवल जो शामिल किया गया है वह 17 यानी 17 जो है मैक्सिमम लेवल्स होते हैं। वह चेयरमैन रेलवे बोर्ड, उनके मेंबर्स, डायरेक्टर जनरल्स, चीफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टीज, ये जितने भी होते हैं वो लेवल 17 के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो जनरल मैनेजर होते हैं वह लेवल 16 के अंतर्गत आते हैं। यानी लेवल 16 और 17 को यहाँ पर गोल्ड पास जारी किया जाता है एज ए ड्यूटी पास के तौर पर। इसके अलावा लेवल 15 और लेवल 14
इसको सिल्वर पास जारी किया जाता है एज ए ड्यूटी पास के तौर पर। इसके अलावा लेवल 8 से लेकर लेवल 13 तक के जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं इनको एज ए ड्यूटी पास के तौर पर ब्रॉन्ज पास जारी किया जाता है। तो इनको लेवल्स के आधार पर इनका किस नंबर्स में इनको बर्थ प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, इनके लिए यह एलिजिबल इंटाइटल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम सिनेरियो की अगर बात करें, चूंकि प्रश्न में मैक्सिमम सिनेरियो के लिए पूछा गया है, तब मैक्सिमम केस में केवल और केवल 4 नंबर्स में यहाँ पर बर्थ रिजर्वेशन कराया जा सकता है रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी के केस में। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज, यानी PRCP पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज के लिए जो सर्विस रिक्वायर्ड है वह मिनिमम सर्विस 20 ईयर्स का यहाँ पर कर्मचारी का होना चाहिए, तभी जाकर वह पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए वो एलिजिबल होंगे। इसमें भी कुछ कंडीशन रखे गए हैं गजेटेड और नॉन गजेटेड। अगर गजेटेड केस में है तो उनको आफ्टर 20 ईयर्स के सर्विस के बाद अगर वो रिटायरमेंट होते हैं तो उस केस में जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दिए जाएंगे वह 3 सेट्स पर ईयर उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जबकि नॉन गजेटेड जो ग्रुप सी एवं डी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उस केस में उनको आफ्टर 20 ईयर्स के सर्विस के बाद अगर रिटायर होते हैं तो 2 सेट्स केवल पर ईयर उनको एज ए PRCP के तौर पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर केवल सर्विस पीरियड पूछा गया था PRCP के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ सेकेंड क्लास ए पास। सेकेंड क्लास ए पास का यहाँ पर कलर कोड पूछा गया है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज के लेवल्स के हिसाब से उनको पास एज जो प्रिविलेज पास जो होते हैं वह उनको जारी किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी लेवल 4 तक अप टू लेवल 4 तो उस केस में उनको जो सेकेंड क्लास या स्लीपर क्लास यहाँ पर सेकेंड क्लास या स्लीपर क्लास यहाँ पर उनको एज अ प्रिविलेज पास के तौर पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार जो फर्स्ट जो यहाँ पर प्रिविलेज पासेज होते हैं उनको थर्ड एसी के लिए भी एलिजिबल यहाँ पर कर दिया गया है। इस केस में यहाँ पर जो कलर कोड हो जो यहाँ पर प्रिविलेज पासेज का जो पहले ऑफलाइन जारी किए जाते थे उस केस में इनका जो कलर कोड होता था वह पिंक कलर का यहाँ पर कलर कोड होता था। इसके अलावा लेवल 5 की अगर बात करें तो लेवल 5 जो है वह इस केस में यहाँ पर सेकेंड क्लास ए, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए सेकेंड क्लास ए का यहाँ पर पास जारी किया जाता था और इसका जो कलर कोड होता था वह येलो कलर का यहाँ पर प्रिविलेज पास ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जाते थे। इसके अलावा अगर बात करें लेवल 6 एंड एबव नॉन ग्रेजुएटेड तो उस केस में इनको फर्स्ट क्लास का यहाँ पर पास जारी किए जाते थे और इसका जो कलर कोड होता था वह ग्रीन कलर का होता था। इसके अलावा अगर बात करें लेवल 8 एंड एबव गैजेटेड तो इस केस में यहाँ पर जो कलर कोड होता था पास का वह वाइट होता था ऑफलाइन पासेज जब जारी किए जाते थे और इनका जो क्लासेस होते थे वह फर्स्ट क्लास ए यहाँ पर होता था। यहाँ पर जो पूछा गया है वह सेकेंड क्लास ए के लिए पूछा गया है। तो यह मेनली लेवल 5 के कर्मचारी को जारी किए जाते हैं और इस केस में जो कलर कोड होता है वह येलो कलर कोड यहाँ पर ऑफलाइन पासेज जब जारी किए जाते थे तो यहाँ पर येलो कलर कोड यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच कैटेगरी डज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलेशंस एक्ट 1970 कैन क्लासीफाई इनटू डैश। यहाँ पर बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलेशन एक्ट जो है
1970 वो किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत यहाँ पर इसको क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर एक्ट जो है मेनली वो लाने का मेन जो प्रोविज़न था कि जो जितने भी प्राइवेट जो लेबर्स होते हैं इनके एम्प्लॉयमेंट्स को रेगुलेट करने, साथ ही साथ इनके शोषण को रोकने के लिए इस प्रकार के एक्ट को यहाँ पर लाया गया था, जिसे हम रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के तौर पर जानते हैं। यह सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत यहाँ पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट आर द अदर फैसिलिटी आर नीडेड फॉर एम्प्लॉयज बाई एन ऑर्गेनाइजेशंस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कर्मचारी के द्वारा क्या अदर फैसिलिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के माध्यम से यहाँ पर अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट में जो वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविजन जो किया गया है वह सेक्शन 16 से लेकर 21 तक किया गया मेनली कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए, जो कि चैप्टर 5 जो है चैप्टर 5 के अंतर्गत यह मेंशन किया गया है वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 एक्ट के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो सेक्शन 16 से लेकर 21 है, 16 के अंतर्गत कैंटीन के प्रोविजन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, सेक्शन 17 में रेस्ट रूम का, सेक्शन 18 में अदर जो फैसिलिटीज़ है उसको शामिल किया गया है, जबकि सेक्शन 19 के अंतर्गत फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ और सेक्शन 21 की अगर बात करें तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ अगर बात करें ऑप्शन का तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, वॉशिंग फैसिलिटी हो, या जो लेट्रिन यूरिन्स की जो प्रोविजंस यहाँ पर किया गया है जो अदर फैसिलिटी के तौर पर सेक्शन 18 के अंतर्गत शामिल किया गया है, इस सारे के सारे रिक्वायरमेंट कर्मचारी के लिए यहाँ पर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑल ऑफ द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 इन लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कैंटीन। यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ कैंटीन जो है वह कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो 1970 है इसमें कौन से सेक्शन के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली चैप्टर 5 जो है रेगुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इनके चैप्टर 5 के जो सेक्शन है 16, इसमें यहाँ पर कैंटीन का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेक्शन 16। इसके अलावा अगर बात करें सेक्शन 10 का तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर के एम्प्लॉयमेंट्स के प्रोविजंस के रिलेटेड बताया गया है, जबकि सेक्शन 14 जो है वह रिवोकेशन सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंसेस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 11 की अगर बात करें तो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जेम्प्टेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है इसके अंतर्गत किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को इससे एग्जेम्प्टेड किए गए, छूट दिए गए हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जो मेनली वर्क ओनली ऑफ एन कैजुअल नेचर, जो केवल कैजुअल नेचर्स के लिए काम करते हैं, इनको यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से छूट दिया गया, एग्जेम्प्टेड किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इंटरमिटेंट नेचर्स के जो केवल काम करते हैं तो उस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर ए और डी दोनों सही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए एंड डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं,
विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 इन लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की अगर बात करें तो यह मेनली सेक्शन 12 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप हिंदी वर्जन को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर हिंदी वर्जन में 14 दिया गया जो कि गलत है, यहाँ पर 12 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें सेक्शन 18 का, तो सेक्शन 18 में अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है जो कि वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें सेक्शन 16 का, तो इसमें कैंटीन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 10 की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एम्प्लॉयमेंट के प्रोविजन से रिलेटेड है, जबकि 11 में रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज मेंशन अंडर रूल 3(1) सब रूल 2 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। यानी रेलवे सेवा आचरण नियम के रूल 3(1) के सब रूल 2 के अंतर्गत क्या मेंशन किया गया है वह यहां पर पूछा गया है। तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 3 के अंतर्गत यहाँ पर एवरी रेलवे सर्वेंट एट ऑल टाइम्स, यानी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी यहाँ पर हर एक समय यहाँ पर रूल 3(1) के अंतर्गत बताया गया मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। रूल 3(1) के सब रूल 2 के अंतर्गत बताया गया मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। रूल 3(1) सब रूल 3 के अंतर्गत बताया गया है डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ रेलवे सर्वेंट। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया केवल रूल 3(1) के सब रूल 2 के बारे में पूछा गया कि क्या बताया गया, मेंशन किया गया है। तो मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी यह यहाँ पर रेलवे कर्मचारी से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी पूर्ण निष्ठा अपने काम के प्रति बनाए रखना है, वो यहाँ पर ड्यूटी के प्रति, वो यहाँ पर रूल 3(1) के सब रूल 2 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, RFID स्टैंड्स फॉर। RFID का पूरा नाम क्या है? तो RFID जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है। यहां पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मेनली टैग्स और रीडर्स होते हैं। टैग्स और रीडर्स, टैग्स जो होते हैं वह कोचेज और वैगन पर यहाँ पर छोटे बॉक्स के तौर पर यहाँ पर किसी साइड में अटैच्ड होते हैं, और जो रीडर्स होते हैं जब भी यहाँ पर हम नज़दीक में ले जाते हैं टैग्स के, तो यहाँ पर रीडर्स जो है वो यहाँ पर रेडियो वेव्स को यहाँ पर छोड़ते हैं और टैग से वापस वह सिग्नल रिसीव करते हैं, जिसके बिहाफ से वह जहाँ पर भी टैग अटैच किए गए हैं कोच और वैगन्स पर, इनसे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसमें यूज में लिए जाते हैं कि वैगन्स या कोचेज का सीरियल नंबर क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी डाटाज हैं उनको यहाँ पर रीडर के माध्यम से कैच किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, AAC इज फॉर विच आइटम। AAC जो है मेनली वह स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। AAC का जो मेनली फुल फॉर्म होता है वो एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन होता है। और अगर बात करें इससे रिलेटेड तो एक PL नंबर भी यहाँ पर स्टोर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जो कि प्राइस लिस्ट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 8 डिजिट्स का यहाँ पर होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर AAC मेनली एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन होता है, जो स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स कलेक्शन ऑफ डोनेशन इज प्रोहिबिटेड। रेलवे सेवा आचरण नियम के कौन से रूल के अंतर्गत कलेक्शन ऑफ डोनेशन को मनाही किया गया है? तो यह जो कलेक्शन ऑफ डोनेशन एंड रेजिंग फंड जो है वह मेनली रूल 12 के अंतर्गत जो है कंडक्ट रूल्स का, उसके अंतर्गत यह मनाही किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अदर ऑप्शन की अगर बात करें रूल 11 के अंतर्गत अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज जो कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड जो
रूल बताए गए हैं और रूल 11 के अंतर्गत है। इसके अलावा अगर बात करें रूल 13 के अंतर्गत गिफ्ट से रिलेटेड है। कोई कर्मचारी या जो ऑफिसर्स है कोई पार्टी या फंक्शन के अंतर्गत कितने लिमिट तक वह गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है वो यहाँ पर पूछा गया है। इसमें बताया गया है कि कोई ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स है वह मैक्सिमम जो गिफ्ट है वह 25,000 तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि ग्रुप बी के ऑफिसर जो है 15,000 तक का, जबकि ग्रुप सी के लिए जो लिमिट्स है वह 7,500 रुपीज़ तक का मैक्सिमम क्राइटेरिया इसको लिमिट किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें रूल 14 का, तो पब्लिक डेमोस्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट के ऑनर में पब्लिक डेमोस्ट्रेशन जो करते हैं, इससे रिलेटेड जो रूल्स है वह रूल 14 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स एक्सेप्ट और गिव डाउरी इज प्रोहिबिटेड। रेलवे सेवा आचरण नियम के कौन से रूल के अंतर्गत दहेज देना और लेना दोनों यहाँ पर प्रोहिबिटेड किए गए हैं। या मेनली कंट्रैक्ट रूल 13A जो है इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है एक्सेप्ट और गिव डाउरी इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ इन रेलवेज हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ दियर प्रॉपर्टी। यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे में किस प्रकार के कैटेगरी के स्टाफ्स को यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी के रिटर्न्स को सबमिट करना होता है। तो इसमें ECRC यानी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, बुकिंग या पार्सल क्लर्क, ट्रेन क्लर्क और ट्रेन टिकट एग्जामिनर, तीनों जो ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं इनको पर्सनल डिपार्टमेंट को यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी का रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑल ऑफ देम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इंसेंटिव बोनस एट CLW पैटर्न। चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स इंसेंटिव पैटर्न्स के अंतर्गत जो इंसेंटिव को कैलकुलेट करने के लिए जो फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं किए जाएंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो CLW इंसेंटिव पैटर्न जो है वह मेनली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड होता है। इसमें मेनली यह देखा जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा उनको जो अलाउड टाइम कितना दिया गया और इनको द्वारा टाइम टेकन कितना लिया गया, इनके बिहाफ पर जो टाइम यहाँ पर बचा सेविंग किए जाते हैं उनका ही इनका परसेंटेज बोनस के तौर पर इनको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कौन सा फैक्टर इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो प्रोडक्शन क्वांटिटी, उनको जो एक मीटिंग टारगेट जो दिया जाता है डिपार्टमेंटल टारगेट्स, उनको या तो कंप्लीट या एक्सीड करना पड़ता है। इसके अलावा वर्क क्वालिटी, इसके अलावा मीटिंग डिपार्टमेंटल टारगेट, या तीनों को यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं जब उनका इंसेंटिव को कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रैंक जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन के अंतर एक इनको यहाँ पर एज ए फैक्टर के तौर पर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री। कंडक्ट रूल के कौन से रूल के अंतर्गत यहाँ पर परमिशन रिक्वायर्ड किया गया है जब कोई यहाँ पर अपने प्रॉपर्टीज का ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर फॉरेन कंट्री में अगर करता है तो उसमें परमिशन रिक्वायर्ड यहाँ पर करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो रूल बताए गए हैं वह मेनली रूल 18 के ए के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी अपने प्रॉपर्टीज का ट्रांजेक्शन्स अगर फॉरेन में करते हैं तो इसका परमिशन उनको गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। तो ये जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रूल 18A ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रूल 17 के अंतर्गत बताया गया है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस।
इसके अलावा अगर बात करें रूल 18 का, तो रूल 18 के अंतर्गत मूवेबल, इमूवेबल एवं वैल्यूएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर रूल बताए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें रूल 19 का, तो रूल 19 के अंतर्गत मेनली विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट्स, रेलवे कर्मचारी की कृतियों एवं चरित्रों का औचित्य सिद्ध करना यहाँ पर रूल 19 के अंतर्गत बताए गए हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एनी पॉलिटिकल और अदर इन्फ्लुएंसर्स इज प्रोहिबिटेड अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत कोई भी पॉलिटिकल और अदर इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर प्रोहिबिटेड मनाही किया गया है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली जो है वह रूल 20 जो है, जिसमें कन्वेंसिंग्स ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंसर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है रूल 20 के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूल 21 के अंतर्गत मेनली रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज, जो रिस्ट्रिक्शन मैरिज से रिलेटेड है वह रूल 21 के अंतर्गत बताया गया है, जबकि रूल 22 के अंतर्गत कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स इज प्रोहिबिटेड, या मेनली रूल 22 के अंतर्गत बताया गया है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रूल 21 के अंतर्गत मेनली जो है वह मैरिज से रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। रूल 23 में इंटरप्रिटेशंस यानी पावर ए रिजर्व टू द प्रेसिडेंट से रिलेटेड बताया गया है, जबकि रूल 24 के अंतर्गत मेनली डेलीगेशंस ऑफ पावर्स कैन बी डन बाय गवर्नमेंट टू एनी ऑफिसर्स और अथॉरिटीज एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जैसे कि जो ऑर्डर वगैरह में जो कोई अथॉरिटीज वगैरह मेंशन होते हैं, तो उनका जो यूज किए जाएंगे गवर्नमेंट्स के द्वारा, वह डेलीगेशंस ऑफ पावर्स है, वह मेनली रूल 24 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्टाफ ऑफ इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी मस्ट हैव अ मिनिमम डैश ऑफ कंसेक्यूटिव आवर्स ऑफ रेस्ट इन अ वीक इंक्लूडेड ऑफ फुल नाइट्स। यहाँ पर बोला गया है, अगर कोई कर्मचारी इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो उनको जो एक वीकली रेस्ट जो दिया जाएगा वह मिनिमम कितने कंसेक्यूटिव आवर्स का दिया जाएगा, जिसमें एक फुल नाइट्स शामिल होंगे। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं जो कि HOER से संबंधित होते हैं, तो इसमें बोला गया कि जो भी कोई इसेंशियली इंटरमीडिएट के कोई कर्मचारी होगा, तो इसमें ध्यान रखें 24 आवर्स का कंसेक्यूटिव आवर्स इसमें शामिल किए जाएंगे, मिनिमम नॉट लेस देन 24 आवर्स विथ फुल नाइट्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे एज ए कंसेक्यूटिव आवर्स के तौर पर, वीकली रेस्ट के तौर पर, अगर कोई कर्मचारी इसेंशियली इंटरमीडिएट के तौर पर आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यह जो क्राइटेरिया जो है वीकली रेस्ट का, इंटेंसिव एवं कंटिन्यूअस के स्टाफ के केस में नॉट लेस देन 30 कंसेक्यूटिव आवर्स का रखा गया है प्रत्येक वीक के केस में। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द स्टाफ होज डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी इंक्लूड्स पीरियड ऑफ इनेक्शंस एग्रीगेटिंग टू डैश आवर्स और मोर आर डिक्लेयर एज इसेंशियली इंटरमीडिएट्स। वैसा कर्मचारी जो डेली ड्यूटी आवर्स में 6 आवर्स या उससे अधिक की इनेक्शन पीरियड को शामिल करता है, तो उस केस में इस प्रकार के जो कर्मचारी होगा वह इसेंशियली इंटरमीडिएट के तौर पर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। जो इनेक्शन पीरियड जो शामिल किया जाएगा वह 6 आवर्स का यहाँ पर शामिल किया जाएगा, तो उस केस में यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द इंटेंसिव वर्कर मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ डैश आवर्स ऑफ रेस्ट इन अ वीक। एक वीक में इंटेंसिव वर्कर के लिए जो मिनिमम आवर्स रखा गया है रेस्ट का, वो कितना रखा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर इंटेंसिव वर्कर हो या कंटिन्यूअस वर्कर हो, नॉट लेस देन, ध्यान रखें, नॉट लेस देन 30
कंसेक्यूटिव आवर्स ईच वीक, यहाँ पर उनको एज ए रेस्ट के तौर पर प्रत्येक वीक दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में 24 आवर्स से कम नहीं होनी चाहिए, साथ में एक फुल नाइट्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं एज अ वीकली रेस्ट के तौर पर इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, द रोस्टर आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ एन इंटेंसिव वर्कर इन अ वीक शैल बी। यहाँ पर इंटेंसिव वर्कर का जो रोस्टर ड्यूटी जो प्रत्येक वीक होना चाहिए वो कितना होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर इंटेंसिव कैटेगरी का, तो इंटेंसिव कैटेगरी केस में यहाँ पर 42 आवर्स पर वीक यहाँ पर होता है, और इसका जो स्टैट्यूटरी लिमिट जो होता है, मैक्सिमम जो स्टैट्यूटरी लिमिट्स वह मेनली 45 आवर्स पर वीक का होता है। वहीं कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो 48 आवर्स पर वीक होता है, और 54 आवर्स इसके स्टैट्यूटरी लिमिट्स होते हैं, जो कि यहाँ पर जो 48 आवर्स है वह यहाँ पर रोस्टर आवर्स होता है कंटिन्यूअस का, 42 आवर्स पर वीक यहाँ पर रोस्टर आवर्स ड्यूटी का होता है इंटेंसिव कैटेगरी के केस में। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था इंटेंसिव कैटेगरी के लिए पूछा गया था, तो 42 आवर्स पर वीक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, रोस्टर ड्यूटी आवर्स ऑफ इसेंशियली इंटरमिटेंट वर्कर इन अ वीक। एक वीक में यहाँ पर इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में यहाँ पर पूछा गया है कि इनका जो ड्यूटी रोस्टर आवर्स होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें ड्यूटी रोस्टर आवर्स का इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में, तो यहाँ पर 48 आवर्स पर वीक प्लस 12 से लेकर 24 आवर्स यहाँ पर एडिशनल आवर्स यहाँ पर हो सकता है इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंटिन्यूअस स्टाफ आर अलाउड अ पीरियड ऑफ रेस्ट ऑफ डैश आवर्स ईच वीक। यहाँ पर कंटिन्यूअस स्टाफ के लिए पूछा गया है कि जो प्रत्येक सप्ताह उनका जो पीरियड ऑफ रेस्ट होगा वो कितना होगा। तो इस केस में भी यहाँ पर नॉट लेस देन 30 आवर्स, और इंटेंसिव कैटेगरी दोनों केस में यहाँ पर नॉट लेस देन 30 कंसेक्यूटिव आवर्स को इसमें शामिल किया जाता है एज अ पीरियड ऑफ रेस्ट के तौर पर प्रत्येक वीक के अंतर्गत। वही इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में 24 नॉट लेस देन 24 आवर्स इंक्लूडिंग अ फुल नाइट्स इन ईच वीक्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पीरियड ऑफ एवरेजिंग फॉर ओवर टाइम विल बी डैश डेज इन केस ऑफ इसेंशियली इंटरमिटेंट वर्कर। जो ईआई वर्कर के केस में यहाँ पर जो ओवर टाइम इनको प्रोवाइड करेंगे किया जाएगा, इनका जो पीरियड ऑफ एवरेजिंग जो किया जाता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर हम बात करें कि जो ओवर टाइम कर्मचारी को प्रोवाइड करवाया जाता है इनका एवरेजिंग किए जाते हैं पीरियड्स का, तो इसमें ईआई वर्कर जो होते हैं इनका 7 डेज पर यहाँ पर एवरेजिंग किए जाते हैं ओवर टाइम्स के लिए पीरियड का। उसके अलावा अगर बात करें जो इंटेंसिव कैटेगरी जो होते हैं और कंटिन्यूअस, इनका जो एवरेजिंग किए जाते हैं वह 14 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं। चूंकि प्रश्न जो ईआई के लिए पूछा गया था तो यहाँ पर 7 डेज के अंतराल पर यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पीरियड ऑफ एवरेजिंग फॉर ओवर टाइम विल बी डैश डेज इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर। इंटेंसिव वर्कर के केस में यहाँ पर ओवर टाइम के लिए जो पीरियड को एवरेजिंग किए जाएंगे वह यहाँ पर 2 वीकली यानी 14 डेज के अंतराल पर यहाँ पर किया जाएगा, और यह सिनेरियो कंटिन्यूअस कैटेगरी के स्टाफ पर भी लागू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट टाइपिकली हैपेंस इफ एन एम्प्लॉयज डज नॉट मीट द परफॉर्मेंस टारगेट सेट फॉर द इंसेंटिव बोनस एट CLW पैटर्न। CLW इंसेंटिव पैटर्न्स के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी अपने परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर पाता है तो उस केस में टाइपिकली क्या यहाँ पर होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर कोई कर्मचारी अपना
निर्धारित परफॉर्मेंस टारगेट को अगर पूरा नहीं करता है तो उस केस में यह होगा कि कर्मचारी को कम बोनस दिया जा सकता है या तो बोनस नहीं दिया जा सकता है। सेकेंड सिनेरियो यह हो सकता है कि कर्मचारी को अपने परफॉर्मेंस को सुधार करने के लिए प्रशिक्षण या मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर प्रदान किया जा सकता है। दो सिनेरियो यहाँ पर होगा जब कोई कर्मचारी CLW इंसेंटिव पैटर्न के अंतर्गत अपना परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर अब बात करें ऑप्शन का, एम्प्लॉय रिसीव फुल बोनस, जो कि नहीं हो सकता है। एम्प्लॉयज में रिसीव रिड्यूस बोनस और नो बोनस, यहाँ पर यह सिनेरियो हो सकता है कर्मचारी जितना अपना परफॉर्मेंस पूरा किए हैं उस यहाँ पर उनको परफॉर्मेंस घटाकर मिले या तो कोई बोनस न बन रहा हो, उस केस में कोई बोनस ना दिया जाए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर द एम्प्लॉइज इज ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बोनस स्कीम फॉर द इंटायर ईयर। पूरे सेवा काल सर्विस जो पूरे एक इंटायर ईयर होता है 1 साल का, उसमें पूरे 1 साल के लिए उनका बोनस को एक्सक्लूड कर देना चाहिए, जो कि गलत है, ये नहीं हो सकता है। द एम्प्लॉइज इज गिवन अ सेकेंड चांस टू मीट द टारगेट, ये भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर दो सिनेरियो केवल बन सकता है कि कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर सुधार के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है, या तो कर्मचारी को जो उनका टारगेट पूरा हुआ उस बिहार पर उनको बोनस रिड्यूस बोनस दिया जाए, और न बन रहा है बोनस तो नो बोनस का प्रोविजन किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। द एम्प्लॉयज में रिसीव्ड अ रिड्यूस बोनस और नो बोनस अगर कोई कर्मचारी अपना टारगेट को परफॉर्मेंस को पूरा नहीं, जो एक परफॉर्मेंस टारगेट है वो अपना पूरा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन एन एम्प्लॉइज वर्क्स ओवर टाइम बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट्स द पेमेंट ऑफ ओवर टाइम विल बी मेड डैश टाइम्स ऑफ द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई कर्मचारी अपने एक जो लिमिट्स है रोस्टर आवर ड्यूटी का जो होता है उसके एक लिमिट जो होता है स्टैट्यूटरी लिमिट्स, इसको अगर वो एक्सीड करता है तो उस केस में इनका जो पेमेंट किया जाएगा ओवर टाइम्स का वो नॉर्मली रेट से कितने गुने किए जाएंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कोई इंटेंसिव कैटेगरी के स्टाफ से, इनका जो ड्यूटी रोस्टर आवर्स होता है 42 आवर्स पर वीक्स और इनका जो स्टैट्यूटरी लिमिट जो होता है 45 आवर्स पर वीक होता है। वहीं कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो इनका जो रोस्टर ड्यूटी आवर्स जो होता है 48 आवर्स पर वीक, वहीं अगर बात करें स्टैट्यूटरी लिमिट जो होता है वैधानिक सीमा वह इनका 54 आवर्स पर वीक होता है, जो कि मैक्सिमम लिमिट्स होता है। ध्यान रखें कि अगर वह रोस्टर ड्यूटी आवर्स से स्टैट्यूटरी लिमिट्स के बीच अगर ड्यूटी करता है तो 1.5 ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ पे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जब इससे ज़्यादा अगर एक्सीड करता है तो 2 टाइम्स यहाँ पर ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे के माध्यम से यहाँ पर प्रोवाइड कर्मचारी को किए जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखें, यहाँ पर बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट पूछा गया है, तो यहाँ पर सिंपली जैसे ही वो अपना 54 आवर्स या 45 आवर्स एक्सीड करेंगे तो उनको 2 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे से यहाँ पर उनको भुगतान किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ट्वाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मेनी डिमांड फॉर ग्रांट्स आर अलॉटेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आफ्टर मर्जर ऑफ रेलवे बजट विथ जनरल बजट। रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्जर करने के बाद रेलवे मंत्रालय के लिए कितने नंबर्स में डिमांड फॉर ग्रांट्स अलॉट किए गए हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप जान लें कि डिमांड फॉर ग्रांट जो होता है वो अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो एक्सपेंडिचर करने हैं इनके लिए वो फंड की मांग करते हैं। तो जब भी यहाँ पर बजट पेश किए जाते हैं और यह बजट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो आर्टिकल 113(2) के अंतर्गत या बजट एस्टीमेट के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसे हम डिमांड फॉर ग्रांट के तौर पर जानते हैं। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर डिमांड फॉर ग्रांट्स जो कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंडिचर्स पर यहाँ पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर पहली बार 2017-18 में यहाँ पर रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ यहाँ पर मर्जर कर दिया गया था और फर्स्ट जो मर्जर बजट 1 फरवरी 2017 के अंतर्गत उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा यहाँ पर पेश किया गया था। जब यह रेलवे बजट और जनरल बजट को पेश करके यहाँ मर्जर के बाद यहाँ पर पेश किए गए थे, उस समय डिमांड फॉर ग्रांट जो रेलवे मिनिस्ट्री के लिए अलॉट किया गया था वह
80 यहाँ पर अलॉट किया गया था। यानी 2017-18 के लिए अगर डिमांड फॉर ग्रांट अगर बात करें रेलवे मिनिस्ट्री के लिए तो यहाँ पर 80 यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें 2018-19 के लिए तो यह जो डिमांड फॉर ग्रांट जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए जो था वह 81 था। इसके अलावा अगर बात करें 2019 से लेकर 2020 की अगर बात करें तो इस दौरान जो डिमांड फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए था वह 82 था। इसके अलावा अगर बात करें 2020 से लेकर 2021 के लिए अगर बात करें तो इसमें जो डिमांड फॉर ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए जो था वह 83 रखा गया था यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करें 2021 से लेकर 22 की अगर बात करें तो इस दौरान जो डिमांड फॉर ग्रांट रेलवे मिनिस्ट्री के लिए रखा गया था वह 84 रखा गया था। 2022 से लेकर 23 की अगर बात करें तो यहाँ पर डिमांड फॉर ग्रांट 85। वहीं 2023 से लेकर 24 की अगर बात करें तो इस दौरान भी सेम डिमांड फॉर ग्रांट अलॉट किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए 85। और जो अपकमिंग जो 2024 से लेकर 2025 की अगर बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी सेम डिमांड फॉर ग्रांट रखा गया है 85। यानी लास्ट 3 ईयर्स की अगर बात करें तो इस दौरान जो डिमांड फॉर ग्रांट रखा गया है वह 85 ही रखा गया है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि 80, 81, 82, 83, 84 और 85 यानी टोटल 6 नंबर्स में यहाँ पर अब तक डिमांड फॉर ग्रांट अलॉट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें अगर ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत होंगे। टोटल 6 नंबर्स में 80 से लेकर 85 तक यहाँ पर डिमांड फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए अभी तक अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेपरेशन कन्वेंशन ऑफ 1924 ऑन रेलवेज इज द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। यानी यहाँ पर जो सेपरेशन कन्वेंशन जो है सेपरेशन सम्मेलन ऑफ 1924 ऑफ ऑन रेलवेज रेलवे का जो सेपरेशन सम्मेलन जो किया गया था 1924 के अंतर्गत यह कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था वह यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली एकवर्थ कमेटी के आधार पर यह किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1924 के अंतर्गत यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री को यहाँ पर सेपरेट किया गया था जनरल बजट से, जबकि 2017-18 के अंतर्गत इसको मर्जर कर दिया गया और यह मर्जर विवेक देवराय कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर यहाँ पर मर्जर किया गया था। जबकि सेपरेशन की अगर बात करें तो यह एकवर्थ कमेटी के आधार पर किया गया था 1924 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है रेलवे बजट मर्ज विथ जनरल बजट फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर्स से रेल बजट को यहाँ पर जनरल बजट के साथ मर्ज किया गया था। तो यह मेनली सिंपली 2017-18 में किया गया था और फर्स्ट बजट 1 फरवरी 2017 के अंतर्गत पेश किया गया था उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा। और उस दौरान यहाँ पर रेलवे बजट के लिए डिमांड फॉर ग्रांट जो जारी किया गया था वो 80 जारी किया गया था। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइंड ऑड वन। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से फाइंड करना है कि अलग कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैपिटल, डीआरएफ, डीएफ और सीएफ दिए गए हैं। डीआरएफ यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड है। इसके अलावा डीएफ की अगर बात करें तो यह डेवलपमेंट फंड है जिसमें DF1 पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर एमिनिटी से आते हैं। DF2 की अगर बात करें तो स्टाफ वेलफेयर के लिए यहाँ पर फंड अलॉट किए जाते हैं, जबकि DF3 की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट के लिए है, जबकि DF4 की अगर बात करें तो इसमें सेफ्टी वर्क्स के लिए यहाँ पर फंड रखे जाते हैं।
जबकि CF की अगर बात करें तो CF मेनली कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड होता है। यह जितने भी आप देख पा रहे होंगे DRF, DF एवं CF यानी कैपिटल फंड, डेवलपमेंट फंड और डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेनली जो है जब एसेट्स ओल्ड या जब भी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए फंड पहले से ही रिजर्व रखा जाता है, जिसे हम डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। ये तीनों यहाँ पर रिजर्व फंड के तौर पर यहाँ पर लिए जाते हैं। जबकि कैपिटल एक ऐसा है, कैपिटल जब भी कोई बिजनेस या प्रोजेक्ट को शुरुआत या बढ़ावा देना होता है, शुरुआती इनिशियल स्तर पर जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उस एसेट्स वगैरह को यहाँ पर कैपिटल से यहाँ पर इंडिकेट किए जाते हैं। तो यह तीनों से यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर जो फाइंड यहाँ पर करना था ऑड, तो यहाँ पर कैपिटल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फाइंड ऑड वन। यहाँ पर ऑड यहाँ पर खोजना है चारों में से। DF यहाँ पर डेवलपमेंट फंड है, CF यहाँ पर कैपिटल फंड है। DSF की अगर बात करें तो DSF जो है मेनली वो डेडिकेटेड सर्विस फंड यहाँ पर इंडिकेट करता है, डेडिकेटेड सर्विस फंड को यहां पर इंडिकेट करता है। जबकि DRF डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड है यहां पर। तो यहां पर हम बात करें अगर कि यहां पर और यहां पर फाइंड आउट करना है तो इसमें मेनली CF कैपिटल फंड, DF डेवलपमेंट फंड और इसके अलावा हम बात करें अगर DSF डेडिकेटेड सर्विस फंड, तीनों के तीनों जो है यहां पर वह मेनली किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। DF, CF एवं डेडिकेटेड सर्विस फंड। इसके अलावा अगर बात करें डेडिकेटेड फंड जो DRF फंड है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, वह मेनली जब कोई कंपोनेंट्स यहाँ पर डिप्रिसिएट हो जाते हैं, जब उसे कंपनसेशंस बदला जाना है या उसे रिप्लेसमेंट करने होते हैं तो उस दौरान हम इसको यूज में लेते हैं। तो यह किसी प्रकार के यहाँ पर ये तीनों जो है वो मेनली स्पेशल पर्पस के लिए यूज में लिए जाते हैं, DF, CF और DSF फंड। यहाँ पर फाइंड करने थे और तो यहाँ पर DRF डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड यहाँ पर हो जाएगा, जिसका प्रयोग मेनली जब भी एसेट्स वगैरह को यहाँ पर रिप्लेस करना होता है तो उस दौरान हम इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इंसेंटिव बोनस स्कीम एट CLW पैटर्न। CLW पैटर्न्स में जो इंसेंटिव बोनस योजना का जो मेन पर्पस है यहाँ पर वो क्या है, इनको देने प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पस होता है इंसेंटिव बोनस प्रोवाइड करने का, ताकि कर्मचारी को यहाँ पर परफॉर्मेंस एवं प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर रिवॉर्ड किया जा सके कर्मचारी को। इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर यह बोनस, इंसेंटिव बोनस यहाँ पर कर्मचारी को दिए जाते हैं। इस दौरान कर्मचारी को जो अलाउड टाइम होता है, उनके द्वारा जो टाइम टेकन होते हैं, इनमें जो टाइम सेविंग किए जाते हैं तो उस दौरान यहाँ पर यह इंसेंटिव बोनस कर्मचारी को दिया जाता है। यहाँ पर हम बात करें इंसेंटिव परसेंटेज का, जो कि CLW इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत कैलकुलेट किए जाते हैं, वो अलाउड टाइम माइनस टाइम टेकन बाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 100 होता है। यहाँ पर सिंपली इस फॉर्मूले की यूज करके यहाँ पर इंसेंटिव परसेंटेज को यहाँ पर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया कि जो मेन पर्पस इंसेंटिव बोनस का होता है ताकि उनके परफॉर्मेंस को यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को इंसेंटिवाइज किया जा सके, इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर उनको इंसेंटिव प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एनुअल अचीवमेंट यहाँ पर नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली अमॉन्ग एम्प्लॉयज, यहाँ पर जो CLW इंसेंटिव पैटर्न जो होता है वह इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्कीम होता है, ना कि यहाँ पर इक्वली वाले होते हैं। यह ग्रुप इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। जबकि यहाँ पर टू इंक्रीज एम्प्लॉय अटेंडेंस, जो कि गलत है, किसी प्रकार का एम्प्लॉय अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर नहीं होता है। केवल यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा जो टाइम सेविंग करके जो यहाँ पर उनके द्वारा एक्स्ट्रा यहाँ पर एफर्ट्स दिए गए हैं तो उनको देखते हुए यहाँ पर कर्मचारी को प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जा सके, इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर CLW पैटर्न के अंतर्गत इंसेंटिव बोनस प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज एलिजिबल टू रिसीव इंसेंटिव बोनस एट CLW पैटर्न। CLW पैटर्न के अंतर्गत जो इंसेंटिव बोनस जो प्रदान करने के लिए कौन एलिजिबल होते हैं, तो इसमें जो एलिजिबल की अगर बात करें यहाँ पर तो वैसे कर्मचारी जो डायरेक्ट रूप से मैन्युफैक्चरिंग एवं
प्रोडक्शन एक्टिविटी में और इन्वॉल्व होंगे उनको यहाँ पर इंसेंटिव बोनस के तौर पर एलिजिबल यहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें अगर CLW इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट वर्कर, इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर और एक इनडायरेक्ट वर्कर होते हैं। डायरेक्ट वर्कर में टेक्नीशियंस होते हैं, इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर में क्रेन ड्राइवर और JE रैंक तक का यहाँ पर सुपरवाइजर होते हैं। या जो डायरेक्ट वर्कर होता है वो डायरेक्टली रूप से मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाता है। EIW वर्कर जो होते हैं इनको जो इंसेंटिव होते हैं वह 80% ऑफ डायरेक्ट वर्कर यहाँ पर दिया जाता है, यानी जो भी इंसेंटिव डायरेक्ट वर्कर के द्वारा प्राप्त किया जाएगा उसके 80% यहाँ पर EI वर्कर के द्वारा यहाँ पर होगा, जबकि इस यहाँ पर इनडायरेक्ट वर्कर को किसी प्रकार का यहाँ पर इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, एम्प्लॉय डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। और यह इंसेंटिव जो होता है वो इंसेंटिव परसेंट अलाउड टाइम जो कर्मचारी को अलाउड टाइम किया गया है और कर्मचारी के द्वारा टाइम टेकन किए गए हैं बाय टाइम टेकन और मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले के यूज करके यहाँ पर उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है। यह जो अलाउड टाइम और टाइम टेकन जो कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, इनके जो जॉब कार्ड होते हैं उनके यूज में इनको लिए जाते हैं इनके टाइम फ्रेम को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर डिटरमाइनिंग द इंसेंटिव बोनस एट CLW पैटर्न। CLW पैटर्न्स में जो इंसेंटिव बोनस को डिटरमाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर को यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं वह यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय अटेंडेंस को कंसीडर नहीं किया जाता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड डिपार्टमेंटल जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उनको एक मीटिंग टारगेट जो दिया जाता है उनको या तो पूरा करना होता है या उससे ज़्यादा करना होता है, तो यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस और एम्प्लॉयज एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं लिया जाता। केवल और केवल CLW इंसेंटिव जो होता है, इंसेंटिव स्कीम जो है वह इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसमें किसी प्रकार का ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इसमें इंडिविजुअल कर्मचारी के द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया गया है, साथ ही साथ जो डिपार्टमेंटल जो टारगेट सेट किया गया है वो उनको पूरा करने होते हैं। तो यहाँ पर उसी को की फैक्टर के तौर पर यहाँ पर लिया जाता है इंसेंटिव बोनस को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कौन से तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज और देवनागरी को एज ए स्क्रिप्ट के तौर पर अपनाया गया था। इसी दिन को यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के तौर पर यहाँ पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इंडियन स्टेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार यहाँ पर इंडियन स्टेट्स को 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इनटू विच रीजन्स आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स डिवाइडेड? आइलैंड्स जो है अंडमान एवं निकोबार्स और न्यू दिल्ली, दो जो यूनियन टेरेटरी जो है वह मेनली रीजन ए के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार किस केंद्र शासित राज्यों को ख क्षेत्र में रखा गया है? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, विच यूनियन टेरेटरी आर प्लेस्ड इन रीजन बी? रीजन बी के यहाँ पर कौन कौन से यूनियन टेरेटरीज है? तो रीजन बी के अंतर्गत मेनली जो स्टेट्स को रखा गया है वो महाराष्ट्र, पंजाब एवं गुजरात को शामिल किया गया है, जबकि यूनियन टेरेटरीज के अंतर्गत चंडीगढ़, दमन दीव
और दादर और नागर हवेली को यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं रीजन बी के अंतर्गत। यहाँ पर चंडीगढ़ दिया गया है, दमन एवं दीप, दादर एवं नागर हवेली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन विच रीजन्स डज द उत्तर प्रदेश फॉल? यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यह मेनली रीजन ए के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बात करें रीजन ए के अंतर्गत आने वाले स्टेट्स बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये जितने भी 9 स्टेट्स हैं इसको रीजन ए के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा यूनियन टेरेटरीज के अंतर्गत दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को यहाँ पर एज ए यूनियन टेरेटरीज के अंतर्गत रीजन ए के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन की अगर बात करें तो इसमें बाला साहब गंगाधर खेर यानी बीजी खेर के तौर पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की स्थापना का, तो यह मेनली 7 जून 1955 को इसको एस्टेब्लिशमेंट किए गए थे। और इसके अलावा आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राजभाषा आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर जो कमेटी बनाए गए थे, इनके जो चेयरमैन थे वह जीबी पंत को यहाँ पर बनाया गया था। तो दोनों प्रश्न से आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी? सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे डिप्टी चेयरमैन के बारे में पूछा जा सकता है, तो होम मिनिस्टर इसके डिप्टी चेयरमैन के तौर पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज की जो संसदीय समिति होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, इनमें टोटल मेंबर्स पूछा गया है। तो टोटल मेंबर्स 30 मेंबर्स में होते हैं। 10 मेंबर्स यहाँ पर राज्यसभा से और 20 मेंबर्स यहाँ पर लोकसभा से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन खुद होम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी कहानी उपन्यास लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? What is the name of the award given by Railway Board for writing हिंदी स्टोरी और नोवेल? हिंदी स्टोरी एवं नोवेल लिखने के लिए यहाँ पर रेलवे बोर्ड द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं वह प्रेमचंद अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जो अवार्ड दिए जाते हैं वह टेक्निकल बुक लिखने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो यह अवार्ड पोएम लिखने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस जो है वर्ल्ड हिंदी डे, वह 10 जनवरी को यहाँ पर मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।